हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तक डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लास्ट ए कैटेगरी टॉपिक्स जो है आपके चैप्टर 5 के वो खत्म करेंगे, जो कि हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। देखो, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का तो मतलब सिंपल है कि कोई भी कंपनी के अंदर आपको अगर अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूट करवानी है और अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना है, तो एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है हर कंपनी के अंदर, जो कि जनरली कंपनी के प्रोमोटर्स, सीईओस, सीएफओस और डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है सर। अब स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको लीडरशिप रोल्स बतानी है मैनेजर के। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है स्ट्रैटेजिक लीडर की। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लीडरशिप बतानी है आपको, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल होती है लीडर। तो आपको टाइप्स ऑफ लीडर बतानी है। ठीक है। ज्यादातर टाइप्स ऑफ लीडर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो केस स्टडी दे देंगे कि ये लीडर ऐसा है, तो आप बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल है या ट्रांजैक्शनल है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आपसे आजकल पूछे जाते हैं। हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीडर रोल क्या होते हैं, लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं मैनेजर के। तो सबसे पहला रोल होता है स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, सॉल्विंग आउट द इश्यूज एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल्स लाई इन द पाथ। तो भाई, ऊपर रह के पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करना एक लीडर का रोल होता है। ठीक है। क्या बोला हमने? सबसे पहला स्टेइंग ऑन टॉप एंड closely monitoring the progress, solving out the issues and learning what obstacles lie in the path. Then second, promoting a culture of spirit D corps that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent and fashion and perform at a high level. तो एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है कि सब मिलजुल कर काम करें। ठीक है ना। तो ऐसा कल्चर अपनाओ कि सबको लगे कि ये मेरा काम है और हम मिलजुल कर काम करें। Then कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशंस। तो भाई, सबसे मेजर रोल जो होता है ना मैनेजर का, वो यही होता है कि अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट रखे कि यार ये चेंजेस आ रहे हैं और हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजेस कर लेने चाहिए। देन एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप एंड इंसिस्टिंग दैट द कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर्स लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। तो देखो, लीडर का ये भी रोल होता है कि वो करेक्टिव एक्शन को प्रमोट करे। ऐसा ना हो कि भाई आज लीडर जो है वो कुछ गलती हो गई उससे, तो अब वो बोले यार ये तो मैंने ही स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसी को ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, वरना सबको लगेगा कि यार मैंने गलत स्ट्रेटेजी बनाई है। ये गलत होता है। कोई भी लीडर होगा तो अगर कुछ उसकी गलतियां हो रही है तो उसको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, ताकि वो जो गलतियां वो सुधर सके। ठीक है। तो लीडरशिप रोल क्या क्या होते हैं सर? पहला, स्टेइंग ऑन टॉप, एनालाइजिंग द सिचुएशन, मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स एंड learning what obstacles lie in the path. Then second, promoting a culture of spirit D corps. Then third, keeping the organization responsive to the changing conditions. Then fourth, exercising ethical leadership. And at fifth, pushing corrective actions to improve strategy execution. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर क्या होती हैं? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये तो सिंपल सा है। एक लीडर क्या करेगा? सबसे पहले वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाएगा। देन सेकंड, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो अब पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स भी बनाएगा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहले उसने स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाया, फिर सेकंड उसने पॉलिसीज बनाई ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सके। देन एंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला क्या किया उसने? पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाए, देन उसने पॉलिसीज बनाई और एक्शन प्लान बनाया ताकि उस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सके। एंड थर्ड में अब उसने कम्युनिकेशन के इफेक्टिव चैनल्स बनाए। ठीक है। एंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। जब कम्युनिकेट किया तो उसने फिर अब जो उनके पास इंफॉर्मेशन गई अपने लोगों के पास, एम्प्लॉयज के पास, अब उनको वो मैनेज भी करेगा। तो मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। Then managing change in the organization, creating and sustaining strong corporate culture, sustaining high performance over time. ठीक है। तो सबसे पहला क्या किया? उसने डिसीजन बनाया,
देन उसने एक्शन प्लान बनाया, पॉलिसीज बनाई ताकि उस डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। देन उसने इंश्योर किया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए उस प्लान की। देन उसने मैनेज करी जो वर्कफोर्स है उसकी, ह्यूमन कैपिटल है। देन उसने कोई चेंज है अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको भी मैनेज किया। देन क्रिएट किया और सस्टेन किया उसने स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर एंड लेट लास्ट सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है सर। एक होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल और एक होती है आपकी ट्रांजैक्शनल। देखो ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल होती है जो आदमी अपने करिश्मा से, अपने एंथुजियाज्म से बड़ा प्यार से बोल बाल के अपना काम करवाए, डंडे के भरोसे अपना काम ना करवाए, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शनल होती है कि जैसा उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया, उसने एक सिस्टम बना दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो इस सिस्टम से चलेगा वो सही है और जो इस सिस्टम से नहीं चलेगा वो बाहर जाए। वो कोई भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कि भाई वो बड़े बड़े सपने दिखाए, ठीक है ना, उसको विजन दिखाए ताकि वो और ज्यादा काम कर सके। वो एक सिंपल एक अपना रिवॉर्ड स्ट्रक्चर रखता है, पनिशमेंट स्ट्रक्चर रखता है ट्रांजैक्शनल वाला कि भाई इस परफॉर्मेंस से आपको इतने पैसे मिलेंगे और अगर आप इतनी कम परफॉर्मेंस करोगे तो इतने कम पैसे मिलेंगे। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल वाला जो ट्रांसफॉर्मेशनल वाला होता है वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं अपने एम्प्लॉयज को। वो उसको दिखाता है कि भाई अगर तू इतना काम करेगा ना तो देखते को कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तू कितना नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, हमारा स्टार्टअप इतना बड़ा ग्रो हो जाएगा और तेरे पास जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल करता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होता है ना वो एक स्टार्टअप के अंदर ज्यादातर फॉलो होता है, क्योंकि उन स्टार्टअप्स के पास ज्यादा पैसे देने के लिए तो होते नहीं है एम्प्लॉयज को। तो वो उनको बड़े बड़े सपने दिखाती है, उनको इक्विटी देके कंपनी में कि भाई तू मेहनत करता रहे, अभी पैसे के बारे में मत सोच, अगर कल को कंपनी बड़ी होती है तो तेरी नेटवर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल होती है ना वो एक बिग फोर की तरह होती है, जहाँ पे पहले से सिस्टम बने हुए होते हैं कि भाई तू मेहनत करेगा तो तेरे को 25% इंक्रीमेंट मिलेगा, तू कम मेहनत करेगा तो हो सकता है 10% इंक्रीमेंट मिले, मेहनत करेगा तो 30% बोनस मिलेगा, नहीं मेहनत करेगा तो हो सकता है बिल्कुल भी बोनस ना मिले। तो वहां पे सारे सिस्टम डिफाइन होते हैं, वहां पे किसी के भी बड़े बड़े सपने उनको नहीं दिखाए जाते। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं कि आईसीए के स्टडी मैट में क्या लिखा है। फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, इट यूजेस करिश्मा एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, ये अपना जो लीडर होता है ना वो अपना करिश्मा और एंथुजियाज्म यूज करता है टू इंस्पायर पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, वो कहता है कि यार मेरी बात मानो, मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे करके चला रहा होता है। Then transformational leadership style may be appropriate in turbulent environments, in industries at the very start or end of their life cycles, in poorly performing organization when there is a need to inspire a company to embrace major challenges। भाई मैं आपको एक सही चीज बताऊं, अगर आप स्टार्टअप के अंदर वर्क कर रहे हो ना, जनरली आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल वहीं देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है वो अभी शुरू कर रहे होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते कंपनी में एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो मान लीजिए आज एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू जो है 50 लाख है, तो वो चाहते हैं कि एम्प्लॉय हमारे पास 30 लाख में ही काम करता रहे, जिसकी वजह से वो उसको ईसॉप्स भी देते हैं कंपनी में। लेकिन ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे, वो उसको इंस्पायर करते रहते हैं कि इस ईसॉप्स की वैल्यू अभी 1 करोड़ हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाएगी, ताकि वो ढंग से काम करता रहे। वो उसको सपने दिखाता रहता है उसका लीडर। ठीक है, तो वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफर्स एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। उसको सपने दिखाता है, उसको एक्साइटमेंट दिलवाता है, अपने एम्प्लॉय को विजन दिखाता है और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन दिखाता है। दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन अ मिशन, गिविंग फॉलोअर्स अ ड्रीम एंड विजन। वो अपने फॉलोअर्स मतलब यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको वो विजन दिखाता है बड़ी बड़ी कि आपका बहुत बड़ी नेटवर्क बन जाएगी, आप हमारे साथ काम करते रहो। Such a leadership motivates followers to do more than originally expected to do by stretching their abilities and increasing their self-confidence. Then ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या करता है, इट फोकसेस मोर ऑन डिजाइनिंग द सिस्टम। वो कहता है भाई मेरा सिस्टम तो ये है, साल में इतना इंक्रीमेंट होगा, इतना बोनस होगा, जो अच्छा करेगा उसको 10% फालतू मिलेगा, जो खराब करेगा उसको 10% कम मिलेगा। वो अपने सिस्टम बनाता है, क्योंकि उसको किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की जरूरत है नहीं। उसका जितना बिजनेस है वो चल रहा है अच्छे से, उसके पास लाइन लगी हुई है लोगों की काम करने के लिए, और वो मार्केट स्टैंडर्ड रेट ही आपको देगा। Then transaction leaders try to build on the existing culture and enhance the current practices. Transactional leadership style uses the authority
of its office to exchange rewards such as pay and status. They prefer a more formalized approach to motivation, like setting clear goals, explicit rewards and penalty for achievement or non-achievement. तो भाई वो आपसे फालतू की बातें नहीं करता कि आपकी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी, आप इतना ग्रो कर जाओगे। वो सिंपल बात करता है कि भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आपने ये गोल्स अचीव करे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने नहीं करे तो उसकी पनिशमेंट ये होगी। ठीक है, सिंपल। ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल में यही फर्क है। ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर आपको विजन दिखाई जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े आपको गोल्स दिखाए जाते हैं, और आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप अपनी मेहनत करते रहो, आपको फ्यूचर में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मिलने वाला है। लेकिन ट्रांजैक्शनल के अंदर जो है एक सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है, और आपको कोई भी बड़े बड़े सपने वगैरह नहीं दिखाए जाते। ठीक है, चलिए अब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं सर? अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई है तो आपको उसको मेजर करने के लिए कि वो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कितना अच्छा परफॉर्म करी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कितना इफेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बेनिफिट दिया है, उसको मेजर करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स आता है। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं सर? टाइप्स होता है सबसे पहला फाइनेंशियल मेजर। आप अपनी स्ट्रैटेजी को अगर फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर करना चाहते हो तो कैसे मेजर करोगे? आप देखोगे कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हुई, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल मेजर्स। देन सेकेंड आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स क्या होगा कि कंपनी की लॉयल्टी कितनी है आपके कस्टमर्स की, आपके कस्टमर्स का रिटेंशन रेट कितना है, आपके कस्टमर्स का रिपीट रेट कितना है। जब आप ये पैरामीटर्स को जज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी ने कस्टमर्स के बेसिस जो है, कस्टमर्स का जो मेजर है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, उसको कैसे अफेक्ट किया है। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर लॉयल्टी को देखोगे। देन मार्केट मेजर्स के अंदर आप देखोगे मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रेफरल्स। तो मार्केट मेजर के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई आपकी मार्केट के अंदर मार्केट शेयर कितना है, देन कस्टमर आपने कितने एक्वायर करे और कितने कस्टमर्स ने एक दूसरे को रेफर किया। देन एम्प्लॉय मेजर्स के अंदर आप देखोगे ये एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, टर्नओवर रेट कितना है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट कितनी है। देन इनोवेशन मेजर्स में आप देखोगे आपने R&D पे कितना स्पेंड किया है, आपने पेटेंट कितनी अप्लाई करे हैं, और आपने न्यू प्रोडक्ट कितने लॉन्च करे हैं। एंड एनवायरमेंटल मेजर्स में देखोगे कि आपकी कितनी एनर्जी कंजम्पशन हुई है, कितना वेस्ट रिडक्शन हुआ है, और कितना कार्बन एमिशन हुआ है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के अंदर स्पेशली जैसे आप फाइनेंशियल पैरामीटर है तो आप उसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ रेट, प्रॉफिट मार्जिन देखते हो। एनवायरमेंटल है तो उसके अंदर वेस्ट डिस्पोजल कितना है, आपने कितनी एनर्जी सेव करी ये देखते हो। कस्टमर आपका मेजर है तो आप उसके अंदर देखते हो कस्टमर का रिटेंशन रेट कितना है, कस्टमर का रिपीट रेट कितना है। तो ये सारे आपके परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करी है आप उसको इवेलुएट करते हो। ठीक है सर, तो यहाँ पे अपनी डिस्कशन चैप्टर 5 के ए कैटेगरी टॉपिक्स ही खत्म होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ए कैटेगरी की जो मेरी सीरीज थी जिसमें मैंने आपको हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। कि जितने भी आपको मेरे नोट्स हैं वो सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग हार्ड, बाय बाय।